नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं देश के उस मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर के पिछले 50 वर्षों से लगातार चर्चा चल रही है और वो चर्चा हर बार 25 जून को होती है और इस बार 24 जून से शुरू हुई चर्चा 27 जून तक चल रही है। और वास्तविकता यह है कि उस मुद्दे को उठाया जा रहा है या उस मुद्दे को भुनाया जा रहा है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जैसा कि देखा कि लोकसभा चुनाव में बात संविधान की हुई, बात लोकतंत्र की हुई और अब संविधान बचाने की बात जहां आ रही तो वहां कहा जा रहा है कि 25 जून 1975 को संविधान को कुचला गया था। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। इमरजेंसी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, आपातकाल को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। संसद सत्र के जिस दिन से शुरुआत हुई उसी दिन से आपातकाल का जिक्र पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद लोकसभा स्पीकर जिन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर आपातकाल का जिक्र किया और उसके बाद आज संसद सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया। जिक्र कितना जरूरी था, कितना लाजमी था, या फिर केवल संविधान बचाने की बात है तो ये कहा जा रहा है कि संविधान की हत्या किसने की, संविधान को कुचला किसने है। यहाँ ये बात दूसरी तरफ परोसी जा रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देते हैं। अजय बोकिल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, बहुत स्वागत है। रामानाथ द्विवेदी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। राधा वल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सुरेश जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ विलक्षण सक्सेना जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। विलक्षण जी, बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और सुरेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि वास्तव में आपातकाल की जो बात उठाई जा रही है उस समय तत्कालीन स्थितियों में जो कुछ हुआ और उसके बाद से लेकर आज तक लगभग 50 वर्ष पूरे होने को हैं, तब से लेकर अब तक हर वर्ष ये बात उठती है, हर वर्ष इसकी बरसी मनाई जाती है, मीसाबंदियों के प्रति भावनाएं व्यक्त की जाती हैं और अब तो मध्य प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कर दी है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जिस तरह से हम सदन में देख रहे हैं कि लगातार आपातकाल को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उस समय संविधान को कुचला गया, उस समय हद की गई है और ज्यादतियां की गई हैं लोगों पर। आज के परिदृश्य में यदि हम देखते हैं तो वो उस चर्चा की कितनी प्रासंगिकता को आप देखते हैं? देखिए, इस सारे घटनाक्रम के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि आपातकाल लगाया गया और आपातकाल का घटनाक्रम जो 50 साल से निरंतर हर साल जिंदा होता है, 8-10 दिन चलता है और 8-10 दिन के बाद बंद हो जाता है। लेकिन इस बार इसके महत्व कुछ ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आम चुनाव में संविधान हाथ में लेकर के प्रचार किया गया और ये कहा गया कि संविधान जो है वो सरकार यदि नरेंद्र मोदी की आई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये चुनाव का लाभ लेने के लिए की गई यदि ये बात है, राजनीतिक है, तब उसको चुनाव के बाद समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन शपथ ग्रहण करने के समय भी संविधान को सामने प्रदर्शित किया गया, संविधान की शपथ लेते हुए संविधान दिखाया गया और सभी बड़ी संख्या में लोगों ने जो विपक्ष के जीत के आए हैं उन्होंने इसको दिखाया। इसका मतलब ये है कि ये काम एक राजनीतिक रूप भी ले चुका है। राजनीति का जवाब राजनीति होता है, चुनाव का जवाब चुनाव होता है। चुनाव के अंदर चुनाव का जवाब दिया गया, राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहे हैं वो सारे के सारे आ गए। इसमें दो बातें फिर देरी से निकलती है। पहली ये निकलती है कि विपक्ष ने अपना गेम खेला, अपना गेम खेलने के बाद ये बता दिया कि संविधान खतरे में है। सरकार ने अपना गेम खेला और सरकार कह रही है कि संविधान को तो पहले दिन से ही, यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ और पहला संशोधन 1951 में ही हो गया। इसलिए संविधान को छेड़छाड़ करने और इसको बदलने का उपक्रम जो है वो 1 साल बाद से ही शुरू हो गया। संविधान के अंदर, यहाँ सब जानकार लोग खड़े हैं, संविधान के अंदर उसका प्रियम्बल जो होता है वो सबसे आत्मा रहती है। यानी यूं कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो आत्मा डाली थी वो आपातकाल के 42वें संशोधन के अंदर उस आत्मा को निकाल के बाहर फेंक दिया गया और दूसरी चीजें उसमें समाविष्ट कर दी गई। यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की जो बात थी वो 42वें संविधान संशोधन से उसमें ऐड की गई थी, जबकि उस समय न संसद थी न कुछ था, आपातकाल था। और उस आपातकाल की अवधि में जो संशोधन किया गया और अनुच्छेद में मोटे तौर पर संशोधन होता है, प्रियम्बल में संशोधन तब होता है जब संविधान सभा का कोई रिपोर्ट आए और रिपोर्ट आने के बाद जो है उसको लागू किया जाए। इसलिए उसका मूल चरित्र जो है संविधान का बदल दिया गया था। अब रहती है बात आज की तारीख में आपातकाल की, तो दो चीजें थी कि सदन से बाहर आप बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने सदन से बाहर बोल दिया।
आपने जो है संसद में दिखाया तो विधानसभा के अध्यक्ष ने संसद में उसका निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और अतिरिक्त आ गया राष्ट्रपति के अभिभाषण में। ये बात सच है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गड़े मुद्दे नहीं उखाड़े जाते, इसके बावजूद भी जिसको पहले से ही मुद्दा न माना गया हो और राजनीतिक लाभ लिया जा रहा हो, उसके बारे में सरकार अपना पूरा उपक्रम करेगी और देश के अंदर जो एक नैरेटिव सेट किया हुआ था उसको तोड़ने का काम करेगी। मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रयास हुआ है। बिल्कुल, ये इस दिशा में प्रयास किया गया। और जो बात आपने कही कि ये जरूरी नहीं कि गले मुर्दे वाली बात, जो जिस मुद्दे को कभी खत्म ही नहीं होने दिया गया हो, जो हमेशा जीवित रहा हो, उस मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी गई है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और सुरेश जी ने जैसे कहा कि पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन 8-10 दिन में ये मुद्दा खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार इसका महत्व भी ज्यादा है और इसके मायने भी कई ज्यादा निकाले जा रहे हैं। विरक्षण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से आपातकाल के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है पूरे पुरजोर तरीके से, क्या संविधान का मुद्दा जिस तरह से उठाया गया था ये उसके लिए सिर्फ एक काट है या फिर कोई एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है या कोई और प्लान इसके पीछे आपको नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी की एक खास हमेशा पहचान रही है कि वो उन मुद्दों को काटना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जिन मुद्दों पे वो कमजोर रहते गए हैं। ये चुनावी रिजल्ट और इसके पीछे का पूरा 6 महीने का जो घटनाक्रम रहा है, ये इस बात पे बहुत ज्यादा आधारित था कि बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जो लड़ाई है, ये संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब जब संविधान की बात चुनाव के बाद आती है, जब पूरी सरकारें बन गई हैं, कैबिनेट्स अलॉकेट हो गए हैं, लोकसभा स्पीकर भी डिसाइड हो गए हैं, जॉइंट सेशन ऑफ ये पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा सिंबल बन के निकल के आता है, जिसमें ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है कि इतिहास भारतीय राजनीति में कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए, खासतौर से तब जब संविधान के लिए खतरा उन लोगों को बताया जा रहा है जिन्होंने 10 साल में अगर कोशिश करी होती तो बहुत चीजें बदली जा सकती थी, लेकिन इवेंचुअली एक ऐसे कार्यकाल को भी हमें याद करना चाहिए जिसमें खट यानी चुटकी बजाते ही देश की पूरी राजनीतिक, जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशन संरचना को बदलने की कोशिश की गई थी। एक्चुअली अगर हम ये पूरे कॉन्ट्रास्ट को ड्रॉ करें तो एक तरफ नैरेटिव निकल के आता है कि बीजेपी किन किन तरीकों से, अगर कह भी रहा है कोई, ऑपोजिशन का जो एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है वो ये है कि किन किन तरीकों से संविधान को खतरा बीजेपी से निकल के आता है। वो सबसे पहली चीजें ये आती है कि 10 साल के कार्यकाल में जो चेंजेस आए हैं, जैसे 2 लोकसभाओं के टर्म तक प्रॉपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ना होना, उसके बाद धीरे धीरे एजेंसीज को प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल करना, संवैधानिक पदों में खासतौर से जुडिशियल इंक्रीमेंट, जिसकी वजह से किरण रिजिजू ने तो अपना मंत्रालय तक खोया, जुडिशरी में लगातार इंटरफेरेंस होना, साथ ही साथ उन मुद्दों की बात करना जिन मुद्दों का डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव है, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो जीएसटी हो गया। इन जैसे मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो ऑपोजिशन ये कहती है कि धीरे धीरे संविधान में बहुत ही प्रोमिनेंट चेंजेस आते जा रहे हैं, ऐसे चेंजेस जिनके लिए आगे कोई कस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम बचा के रख सकते हैं वो भी उसके लिए सेफगार्ड नहीं है। जो परिवर्तन हुए हैं वो सदन के अंदर हुए हैं, उस पर चर्चा हुई है और सारे अभिमत मांगे गए हैं। संविधान में परिवर्तन यदि किया गया, हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई से नया कानून लागू होना है, आपराधिक 3 नए कानूनों में परिवर्तन हो, तो ये देश की, क्योंकि कहा कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, यदि विकास के लिए परिवर्तन किए जा रहे हैं तो उन पर यदि कहा जाए कि सरकार ने अपने पक्ष के लिए कर लिए हैं, क्योंकि जो भी परिवर्तन यदि संविधान में किए हैं, नियमों में किए हैं, तो देश के लिए किए हैं, देश की जनता के लिए किए हैं। मैं इसी घटनाक्रम को एक काम करते हैं सूरज जी, 1971 के आपको कार्यकाल में लेके जाता हूँ। ठीक है। इंदिरा गांधी जी जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 352 सीट्स के साथ अपने गरीबी हटाओ नारे के साथ जब आई थी, तब कांग्रेस के उससे पहले एक 2 फाड़ माने जाते थे, एक रेडिकल माना जाता था, एक ओ माना जाता था, और जैसे ही 352 का एक नारा उनको मिल गया, बोल दिया कि यही असली कांग्रेस है और ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंदिरा गांधी जी की जो एक प्रीकर्सर थी इमरजेंसी में, उसमें जो डिसीजन लिए गए थे, जैसे प्रिवी पर्स काउंसिल का केस हो गया या आपका क्या कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया, जैसा कि मैं बताते जा रहा हूँ, मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूँ उस मुद्दे पे। ये जब मुद्दे लिए गए तो उसकी चर्चा कभी भी संसद में नहीं हुई, इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया गया जो रादर एक शॉक की तरह आता था अपने ऑपोजिशन के लिए। और यही कार्यकाल को ऐसे कहा जाए तो तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भी लाने की कोशिश करी है, ऐसा ऑपोजिशन के अच्छे एलिगेशंस और निकल के आते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अब ज्यादातर कैबिनेट्स में ना रहते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में रह गया। चलिए ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि ये तमाम चीजें जो हुई हैं तो संभावना व्यक्त की गई चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद ही वो चर्चा आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है जो चर्चा हो रही कि संविधान और आपातकाल। चुनाव के दौरान दोनों चीज, संविधान की बहुत चर्चा हुई है, संविधान खतरे में है ये बात कही गई है, और जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने कोट किया उस बात को कि इस बात को प्रचारित किया गया तो अब संविधान के साथ खिलवाड़ किसने की है,
उस बात का उदाहरण दिया जा रहा आपातकाल से। यहां बड़ी बात आ जाती है आदित्य नारायण उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद में तमाम सियासी समीकरण जो सामने आ रहे हैं और हर परिदृश्य को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। हम देखें कि जब 2024 में 25 जून को मीसाबंदी दिवस मनाया जाता है और वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव जाते हैं और वो कहते हैं कि अब जो मीसाबंदियों के संघर्ष की कहानी है वो मध्य प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में होगी। साथ ही कुछ घोषणाएं और वो करते हैं रियायत देने की, चाहे हवाई यात्रा बात करें या टैक्सी की बात करें। तो ये इतने वर्षों बाद आज यदि उनके लिए किया जा रहा है तो इस मुद्दे को क्या सिर्फ ये पहले भी किया जा सकता था? शिवराज सिंह चौहान लगातार रहे हैं, ये बात पहले भी सुविधाएं दी जा सकती थी। ठीक है, उस समय यह टैक्सी नहीं थी, लेकिन पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात तो पहले भी की जा सकती, लेकिन ये पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश के द्वारा उठी है। केंद्र का जो नई शिक्षा नीति आई उसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये क्या संदेश जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो आज राष्ट्रपति जी द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए हैं वो सारे ही बिंदु कहीं ना कहीं दोनों भाजपा के लिए भी अलार्मिंग है। उन सब पे यदि गहराई से चर्चा और विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंतर्मन में कहीं वो बिंदु कहीं भाजपा को भी साल रहे। जैसे इमरजेंसी वाली बात की गई है तो लोकप्रियता के घटते क्रम में भाजपा को जो पिछले बार की तुलना में कम सीटें आई हैं और भाजपा ने लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का जो जिस तरीके से जो उपयोग किया है राजनीतिक ढंग से, जो ऐसा दिखाई देता है, और निर्वाचित मुख्यमंत्री जैसे लोग जो है जेलों में डाल दिए गए हैं अपराध सिद्ध हुए बगैर लंबे समय से, और उनकी जमानत भी नहीं होने दी जा रही है। तो इस तरीके इस सब चीज़ों को चलते और इसके साथ उनकी लोकप्रियता भाजपा की घटते हुए जो लोकसभा की सीटें कम होना इसका प्रमाण है। तो उनको इमरजेंसी की याद आना ये कहीं ना कहीं उनके लिए खुद के लिए अंतर्मन में अलार्मिंग ऐसा मुझे लगता है। तो इसके अलावा भी वो जितने भी मुद्दों पर आज प्रमुख रूप से राष्ट्रपति जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे दरअसल होते तो सरकार द्वारा लिखकर दिए गए होते हैं। तो वो सरकार द्वारा जितने मुद्दे उठाए उन सब पे चर्चा की जाए, चाहे पेपर लीक का मामला हो। इसमें भी जब पेपर लीक के लिए जो संस्था गठित की गई है उस संस्था में जो जिन लोगों को बिठाया गया है और उस संस्था को जो शिक्षा विभाग जो है जो संचालित करता है, तो वो भी सरकार की ही कमजोरी है जिसको इन्होंने उठाने की कोशिश की है। इसीलिए आदित्य नारायण जी आप नीट की बात कर रहे हैं और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि आपको इमरजेंसी जो घोषित इमरजेंसी है वो तो याद है, लेकिन नीट का जो आपातकाल है आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे और कह सकते हैं कि जो संविधान की बात बीच चुनाव में उठाई गई थी उसके लिए कार्ड के तौर पर बीजेपी इसे यूज कर रही है इमरजेंसी को। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से जैसे उन्होंने सेना पर बोला कि सेना से संबंधित जो है जो उपस्कर हैं जो भारतीय कंपनियों द्वारा खरीदे जाएंगे, और वो कंपनियां कहीं ऐसी तो नहीं होंगी जो सर्वाधिक जो है चंदा देती हो किसी पार्टी को। तो जब कंपनियों को प्रॉफिट होता है तो दरअसल वो कहीं ना कहीं लौट करके राजनीतिक पार्टियों की तरफ आ जाता है उसका प्रॉफिट। ये अपन लोगों ने इसका प्रमाण देख चुके हैं, सरकारी तौर पर भी घोषित हुआ, बैंकों ने भी घोषित कर दिया। तो ये कोर्ट के निर्देश पर तो अपन ये एक एक सिलसिले से देखा जाए तो सारी जो चीजें हैं वो सारे बिंदु जो है चुनाव आयोग की बात की, चुनाव आयोग की प्रशंसा की गई। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल विगत लोकसभा चुनाव में के दौरान जो है सभी पार्टियों द्वारा, ना केवल भाजपा की बात नहीं करता हूं मैं, सभी पार्टियों द्वारा और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जिनको पितृतुल्य दृष्टि जिनकी होना चाहिए, ये जो 10 साल से शासन कर रहा है, देश का नेता है, उसका लोगों के प्रति जो है चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग हो उनके प्रति पितृतुल्य व्यवहार होना चाहिए, पितृतुल्य उद्बोधन होना चाहिए। तो ये संविधान जो चुनाव आयोग ने इस पर तो कोई अंकुश नहीं लगाया और जगह जगह जो है अनेक तरीके से जो है चुनाव आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं और चुनाव आयोग की प्रशंसा की जा रही है ना। गरीबों की बात हुई, जो कोरोना काल से जो है खाद्यान्न मुफ्त रूप में बट रहा था और वो आज भी बट रहा है। गरीबी बढ़ रही है या घट रही है, इस चीज पर श्वेत पत्र निकलना चाहिए। तो ये सब जब चर्चाएं होंगी कल तो निश्चित तौर पर
कल आज हम कुछ आज हमने सिर्फ राष्ट्रपति जी को सुना है, हाँ। और कल जब इस पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पे बहुत सारे बिंदु निकल के आने वाले हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा का विषय जो है, बिंदु तय भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने ही दे दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर आदित्य नारायण उपाध्याय जी। जिस तरह से आपने बताया कि तमाम बिंदुओं पर कल से चर्चा होगी, लेकिन सर इमरजेंसी का मुद्दा, आपातकाल का मुद्दा जिस तरह से उठाया जा रहा है, देखना होगा कि कब तक ये बरकरार रहने वाला है। राधा वल्लभ शारदा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपातकाल के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, तमाम और भी बिंदु हैं जिन पर कल से सदन में चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हम आपातकाल का जब भी जिक्र करते हैं, देखिए शुरुआत से ही आपातकाल को संविधान की काट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आपातकाल का जब भी जिक्र होता है तो सदन की कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आती है। रायबरेली की वही सीट जहां से इंदिरा गांधी जीती थी, जिस कारण से यह आपातकाल लगाया गया था, और राहुल गांधी भी वर्तमान में उसी सीट से जीत कर आए हैं। रुचिका, हम थोड़े से विषय से भटक गए, मुझे ऐसा लगता है। बात आपातकाल और संविधान की हो रही है, ठीक है। तो संविधान लेके ये सारे के सारे लोग, जैसे एनसीईआरटी की डुप्लीकेट बुकें आपको बाजार में मिल जाएंगी, उसी तरह से संविधान जो है, तो ये संविधान, ओरिजिनल संविधान किसी के पास नहीं था। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को। कोई बता दे कि ये ओरिजिनल संविधान है। ओरिजिनल संविधान का कवर पेज अलग है, उसके अंदर का पेज अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब मैं बात करता हूँ बीजेपी के पास में सीटें कम होने के पीछे का कारण, कोई संविधान के मुद्दे को नहीं उठा पाई। अगर ये कह देती, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये संविधान बदल देंगे, अगर उस समय ये आवाज उठाती बीजेपी के लोग, ये संविधान जो है सबसे पहले आपातकाल लगा के, और इंदिरा गांधी ने बदला, मतलब कांग्रेस ने बदला, तो ये लोग हम पे आरोप लगाने के हकदार है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि उस पीरियड को किसने देखा, तो मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। नव भारत में हुआ करता था, तो पुलिस आई, पुलिस को किसी के घर में बगैर वारंट के, बगैर सर्च वारंट के घुसने की अनुमति नहीं होती। तो चूंकि वहाँ एक तरह से मुखिया मैं था नव भारत में उस पीरियड में, तो मुझे चपरासी ने कहा साहब पुलिस आई है अपने यहाँ। जगत पाठक, स्वर्गीय जगत पाठक कहते हैं अपन, वो उस समय नव भारत में काम किया करते थे। बोले साहब आपके यहाँ से जगत पाठक जी को, राज बहादुर जी पाठक का नाम शायद आप लोगों ने सबने सुना होगा, उनके लड़के थे ये। तो बोले साहब उनके नाम, हाँ, बोले साहब उनको अरेस्ट करना है। साहब पहले तो आप जाइए, सर्च वारंट लेके आइए। तो एसपी को समझ में आया कि यार ये समझदार आदमी है, इसलिए सर्च वारंट, तो वो लोग वहीं रुके और उन्हें किसी को भेजा। उस बीच में हम गए, जगत पाठक को पीछे के रास्ते से बाहर कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने क्या नाम इनका, भारती जी, बाल मुकुंद भारती जी की पत्नी, मतलब समाज, उस समय समाचार पत्रों पे जो बंदिश थी उसका अंदाज मुझे है, और मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र जो खड़े हैं उनमें से शायद ही किसी को हो। राधा वल्लभ शारदा जी, वो घटनाक्रम रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आज हम लगातार चौथे दिन से देख रहे हैं। अब मेरी बात सुन, मैं आगे आ रहा हूँ जी। अब संविधान की बात हो गई, दोनों तरह की बात, स्थिति मैंने बता दी कि यह अगर इसका लाभ बीजेपी लेती तो हो जाता, लेकिन कल जब आपके लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, उनने, सुप्रिया सुले ने जो कहा था उसका जवाब उनने बड़ी मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट पर आप ध्यान दीजिए कैसी थी, जिसको कहते हैं ना चुटुल मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट थी। और उनने ये साफ कह दिया कि संसद जो है संविधान के अनुसार चलेगी। और इस पर संदेश दे दिया उनने 514 लोगों को कि न, ये जो लोगों को डर था कि जैसे 155 लोगों को पहले निकाल दिया था एक साथ, अब भी हो सकता है उनका संकेत यही था कि अगर आप ठीक से रहेंगे। तो हमने देखा जब लोकसभा चल रही थी उस समय भाषण के दौरान विपक्ष के लोग उचक के अपनी बातें कर रहे थे, तो उन्होंने फिर टोका और फिर कहा उनसे कि देखिए 1 मिनट का समय है सबके लिए। जो मैं कहूँ, अगर लोकसभा का अध्यक्ष अगर खड़ा होता है तो सारे सांसदों को बैठना चाहिए, प्रतिपक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो। नहीं, जैसा कि कल जो घटनाक्रम रहा कि उन्होंने 2 मिनट मौन रखने का कहा, तो उस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा। ठीक है, ये बात अपनी जगह रही, लेकिन जिस तरह से हम आपातकाल की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, वापस आता हूँ आपके पास में, लेकिन यहाँ एक बात जरूर सामने आ रही है। अजय वकील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जहां हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान की चर्चा को लेकर के
अब सदन में एक और बात उठी, चाहे मीसा भारती की तरफ से आ रही हो, चाहे आर.के. चौधरी जो सपा सांसद हैं, उन्होंने कहा सेंगोल, जो सेंगोल वहां रखा हुआ है, और आर.के. चौधरी कहते हैं कि ये राजदंड का प्रतीक है, ये राजदंड है, मतलब राजशाही का प्रतीक है, राजतंत्र का प्रतीक है, और भारत में लोकतंत्र चलता है, तो सेंगोल हटा देना चाहिए और यहाँ संविधान की बड़ी सी प्रति लगा देना चाहिए। उस सेंगोल को लेकर के पहले भी जब सेंगोल स्थापित किया जा रहा था, नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब भी बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत तमाम तरह के कयास उस पर लगाए गए, आपत्ति भी उठाई गई, और अब फिर जब मंत्रिमंडल बन गया, सरकार बन गई, संसद का सत्र शुरू हो चुका है, अब एक बार फिर सेंगोल को लेकर बात हुई कि वहां सेंगोल की जगह संविधान की प्रति लगा देना चाहिए। आप कितना तार्किक मानते हैं इस विषय को? देखिए, इस विषय में तो कोई दम इसलिए नहीं है कि सेंगोल को लेकर के विवाद पहले हो चुका था और वो विवाद समाप्त भी हो गया। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर के आप जनता को क्या समझाएंगे, क्योंकि बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो बन ही नहीं सकता है। दरअसल सारी लड़ाई जो परसेप्शन की है वो संविधान को लेकर के है। ये सेंगोल तो जबरन उसमें ठूस दिया गया है जी। सवाल ये है कि इस परसेप्शन की लड़ाई में कौन जीतता है, ये असली मुद्दा है। इन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया चुनाव के अंदर, उसका बीजेपी को, अपने कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को कुछ लाभ भी हुआ। क्यों? और आम जनता के लिए संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब साधारण लोगों के लिए सिर्फ यही है कि आरक्षण या कुछ छोटी मोटी दूसरी बातें। संविधान में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आम आदमी का उससे बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, वो समझता भी नहीं है चीज़ों को। ये डर पैदा किया गया कि भाई अगर आप रहेंगे तो, अगर ये आएंगे तो ये आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, आपकी सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी आपको। ये डर है, वास्तविक डर था जो लोगों के मन में समा गया, उनको लगा कि यार इनको रोकना चाहिए। इसका असर दिखाई दिया। लेकिन राजनीति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। अब ये मुद्दा बार बार आप उछालेंगे और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर सवाल है कि उस मुद्दा तो अपने आप ही खारिज हो जाएगा। अब कोशिश ये है कि उस मुद्दे को जिंदा कैसे रखा जाए, इसको लेकर सारी कोशिश चल रही है। और जो आपातकाल वाला मुद्दा भी है वो दरअसल ये है कि 50 साल हो रहे हैं आपातकाल को, ये बात सही है। लेकिन 25 साल जब हुए थे, जब अटल जी की सरकार थी इस देश के अंदर आपातकाल को, तब भी इस मुद्दे को उतना जोर शोर से नहीं उठाया गया था जैसे अब उठाया जा रहा है, क्योंकि ये पलटवार है। अगर आप बहुत सीधे सीधा साबित करने की कोशिश है कि अगर संविधान, आप हम पे आरोप लगा रहे हो संविधान बदलने का, तो इसके पहले तो खेल आप कर चुके हो, तो असली दोषी कौन है? तो ये साबित करने की कोशिश है, लेकिन आम जनता का इससे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा बहुत ज्यादा चलाना असंभव होगा। एक बार कांग्रेस को या दूसरे पार्टी को सफलता मिल गई वो अलग है, लेकिन हर बार इस बात का इस मुद्दे का आप दोहन करना चाहेंगे चुनाव के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपातकाल का मुद्दा केवल पलटवार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पलटवार के रूप में दिए जाने वाले वक्तव्य हैं, और जो आरोप लगाए गए तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जैसी स्थिति निर्मित कर दे। बिल्कुल ठीक कहा अजय पोकिल जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर आरक्षण वाली बात उठाई है, देखिए बीच चुनाव में संविधान को उठाया ही इसीलिए गया था, संविधान खत्म करने की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से संविधान की कॉपी लेकर हाथ में कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। रामानंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए पूरे बीच चुनाव में हमने देखा संविधान की बात हुई, आरक्षण के इर्द गिर्द पूरा जो चुनाव है वो घूमता रहा, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से संविधान की कॉपी लेकर पहुंचना और उसकी काट में पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इमरजेंसी का मुद्दा उठाना, आपको लग रहा है कि ये आरक्षण का जो मुद्दा है ये उस तौर पर पक्ष जो है वो विपक्ष को घेर पा रहा है? जी, जिस तरीके से चुनाव में इस तरीके का प्रचार हुआ कि भाजपा संविधान को बदलेगी, तो कुछ ऐसी जातियों को लेकर के या जो अल्पसंख्यक को लेके कुछ राज्यों में जिस तरीके से आरक्षण दिया गया था, तो उस बात को लेकर के राहुल गांधी ने ये प्रचार किया कि बीजेपी आएगी तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे देगी और मुस्लिमों को आरक्षण दे देगी। मतलब कुछ राज्यों में उनको अलग तरीके का आरक्षण दे रहे थे, और जो जैसे राज्य थे वहाँ की स्थिति के अनुसार वो राहुल गांधी कह रहे थे कि यदि बीजेपी आई तो संविधान को बदल देगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव हुआ, बीजेपी को जितनी भी सीटें आई सरकार बना ली, लेकिन अब ये जो 50 साल बाद अब ये आपातकालीन स्थिति को जिक्र कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक जनता को गुमराह करने की बात है। आज बीजेपी सरकार फिर से रिपीट हुई, तीसरी बार हुई, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, आम पब्लिक उससे त्रस्त है, बेरोजगारी उससे त्रस्त है, तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं। अभी जैसे राष्ट्रपति जी ने भी जिक्र किया नीट का, नीट एक ऐसा माना जाता था कि उसमें जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उसको क्वालिफाइड करेंगे, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ राज्यों में देखा जाए व्यापम का बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अभी पीएससी में भी भ्रष्टाचार हुआ,
इनके प्रोफेसरों की अभी नियुक्ति हुई, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा। तो इस भ्रष्टाचार पे ना तो बीजेपी ध्यान दे रही है, कांग्रेस मुद्दा उठा रही है तो उसको बोलते हैं कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तो संविधान बदलना या संविधान में कुछ चीजें जो पुरानी रही उनको ठीक है आप बदलो, जैसे कुछ धाराएं अभी जिक्र हुई कि धारा 420 को बदल करके श्रीमान 316, उससे आम पब्लिक का क्या मतलब है। बिल्कुल। तो इस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे सरकार का ध्यान होना चाहिए और संविधान बदलने की बात या संविधान में कुछ जोड़ने की बात, ये तो एक संवैधानिक मुद्दा है जिसमें दोनों पक्ष को राय लेकर के करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ठीक है ये सामान्य प्रक्रिया है या कुछ परिवर्तन हो तो संविधान सभा है उसके लिए, और सदन में यदि कोई विधेयक आता है तो उस पर पक्ष में चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद में जो निष्कर्ष सामने आता है, ध्वनिमत की बात करें, संख्या बल की बात करें, उसके बाद में ये तमाम चीजें चाहे होती है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो आ जा रही है, यहाँ चर्चा शुरू हुई हमारी आपातकाल से, और सुरेश शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान का हवाला देते हो कि संविधान को कुचला गया इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगा करके, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 10 सालों से देश अघोषित आपातकाल झेल रहा है। ये केवल कहने के लिए था, उनकी बातों में कुछ तार्किकता थी, या फिर केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा तो हमें कुछ कहना है इसलिए हमको भी कहना है तो सिर्फ कह दिया। ये बात जनता को मैसेजेबल तो होती है, क्योंकि जो भी राजनेता कहते हैं वो जनता तक जाती है। यदि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है, इसका क्या आशय समझा जाए? राजनीतिक नेताओं को कुछ न कुछ तो बोलना है, इसलिए वो कहें उसके ऊपर मैं, हम लोग तो बस केवल ये उनकी खबरें छापते हैं, हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन मैं 2 बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। पहली बात ये है कि ये मानना पड़ेगा, विपक्ष को भी मानना पड़ेगा और पत्रकारों को भी ये मानना पड़ेगा कि इस समय पिछले 3 बार से भाजपा की सरकार है। भाजपा एक राजनीतिक दल है, उसकी अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा के आधार पर वो जनता के बीच में गई है और जनता ने इस विचारधारा को चुना है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आजादी के तत्काल बाद से लगाकर लंबे समय तक, तो उनकी अपनी विचारधारा थी, उनके अपने नेता थे, उनकी अपनी नीति थी, उनके अपने विचार थे, उसके आधार पर उन्होंने संविधान सभा से लगाकर बाद तक सारी बातें वो समाहित की जो बातें उनको अच्छी लगती थी। अब इनको ये लगता है कि हमारी सरकार है, हमारी विचारधारा, हमारे पास बहुमत है, तो हम अपने उन बातों को संविधान के नियमों के अंतर्गत लाएंगे। मैं 2 उदाहरण देता हूं। 1951 में धर्मदान विधेयक जो है वो नेहरू जी ने लागू किया। क्यों लागू किया? क्योंकि उसमें यह था कि हिंदू समाज के जो मंदिर हैं उनका चढ़ावा सरकार लेगी, उनका अधिग्रहण करेगी, उनका रखरखाव करेगी, लेकिन उसमें चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारे शामिल नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू जी की विचारधारा जो थी वो विचारधारा इस प्रकार की थी कि हिंदू समाज के मंदिर का अधिग्रहण करने की कानूनन छूट दे दी गई, लेकिन बाकी की नहीं दी गई। ये उनकी विचारधारा थी। आज यदि नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहे कि वो उस कानून को खत्म करके सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा संचालित करने की जो अन्य धर्मों में परंपरा है वही यदि हो जाएगी, तो ये इनको लगेगा कि अब अघोषित आपातकाल है। क्यों? क्योंकि आप अपनी विचारधारा के आधार पर, आप ये मानिए कि आपको 98-99 सीट मिली है, तो 98-99 की सीट के आधार पर आप ना कानून बना सकते ना सरकार चला सकते। सरकार जिनको चलाना है वही चलाएंगे सरकार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज यदि हम इस चुनाव की समीक्षा करें, बार बार ये सुनने में आता है, पूरे देश भर में ये चर्चा है कि भाजपा को कम सीटें मिली, 240 सीटें मिली हैं, सबकी जानकारी में 240 सीटें मिली हैं। राजीव गांधी जी की सरकार के बाद किसी भी पार्टी की सरकार को 240 सीटें नहीं मिली। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव जी की जो सरकार बनी थी उसको 232 सीटें मिली थी, उसके बाद किसी भी सरकार को 240 सीटें नहीं मिली। फिर दूसरा विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों में जो वोट मिले हैं उसमें 10 करोड़ का अंतर है, 10 करोड़ ज्यादा वोट भाजपा को मिले हैं। यदि इंडिया गठबंधन के सारे दलों को जिनके पास 2.5 का आंकड़ा है और उसमें 3 सीट वाली आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लिया जाए, तब वोटों की संख्या भाजपा को मिले वोटों से 2.25 करोड़ कम होती है। यानी इन सबको मिलाने के बावजूद भी भाजपा को, तो आप ये कहें कि जनादेश घट गया या सीटें घट गई, सीटें घटी नहीं। दो बार के चुनाव में 2014 और 2019 में एक बहुत पॉजिटिव वातावरण था
तीसरी बार में वो पॉजिटिव वातावरण को सरकार का जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसने प्रभावित किया, वो हुआ। फिर आप दो बातें देखिए, यदि महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन के तोड़ के नई पार्टियां नहीं बनाई जाती तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें गिरती। आप फिर उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय ने मिलकर के वोट नहीं दिया होता तो भाजपा की 33 सीटें नहीं घटती, जो 33 सीटें कम हुई है केवल एक राज्य से घटी हैं। इसलिए इसको ये कह दिया जाए कि देश में जनादेश नहीं मिला, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं राजनीतिक समझ का परिचायक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा का विस्तार दक्षिण में हुआ है। उत्तर जो है सब लोग जानते थे, हम लोग मीडिया के लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में भाजपा पीक पर है उत्तर भारत में, और उस पीक का नुकसान ही होने वाला है। 2 सीट भी घटी तो 2 घट जाएंगी, जैसे राजस्थान में घट गई, हरियाणा में घट गई, और तो और नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में भी 1 सीट घट गई। तो इसका बेनिफिट कहां से कंपनसेट किया जाएगा, वो दक्षिण के राज्यों, और वहां केवल तमिलनाडु को छोड़ करके भाजपा का प्रतिनिधित्व लगभग है। आप जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं तेलंगाना में, उसमें 8 सीटें बराबर हैं। जिस आप कर्नाटक में देख रहे हैं भाजपा की ज्यादा सीटें, कांग्रेस की कम सीटें हैं। इसलिए इन सब बातों को गणित लगाने के अपने अपने तरीके हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे विचार से कह रहा हूं, वकील साहब कहेंगे अपने विचार से कहेंगे, वो एक अपने तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए राजनीति एक अलग विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सबकी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, जो कानून बनाने की बातें आ रही हैं या बार बार कोई उदाहरण देकर के ये कहा जा रहा है, आप ये मान करके चलिए कि संविधान की प्रक्रियाओं का पालन तो लगभग सब लोग करते हैं। भाजपा ने 2014 के बाद से, यानी एनडीए की 2014 के बाद से जो कानून में संशोधन हुए हैं या कानून बनाए, चाहे 370 खत्म करने की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, उन सारे विषयों का सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय सरोकार रहा है। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे इस प्रकार की आशंका पैदा की जाए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आरक्षण का भय दिखाया गया। देखिए साहब, आरक्षण के मामले में पत्रकार चाहे बोल सकते हैं, राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई नहीं बोलेगा। मैं इस मामले में स्पष्ट अभिमत रखता हूं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में पहली बात तो यह कि आरक्षण देने के लिए सहमति नहीं दी थी, लेकिन वकील जी हैं, वकील जी इस बात को जानते हैं। मद्रास का एक मामला था जिसके कारण अनिवार्यता थी संविधान में आरक्षण को लागू करने का, क्योंकि वहां मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला था। उस फैसले के आधार पर जो है आपको आरक्षण देना था केवल मद्रास में। तब ये बात उठी कि जब मद्रास में देंगे तो भेदभाव उठेगा, इसलिए पूरे देश में हुआ। लेकिन शर्त ये लगाई गई कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी, क्या पाया क्या खोया चेक होगा। राजनीतिक पार्टियों ने एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया जिसके कारण उस समीक्षा शब्द जो संविधान सभा ने कहा था उसकी कोई चर्चा नहीं होती। हर साल एक प्रस्ताव आता है और फिर 10 साल के लिए बढ़ जाता है। इसलिए भाजपा के शासनकाल को भी वह समय मिला जिसमें रविशंकर प्रसाद फाइनेंस विधि मंत्री थे। संयोग से उस दिन मैं पार्लियामेंट में था, मेरे सामने वो प्रस्ताव हुआ, 4-6 लोगों ने बोला, सबने कहा पास कर दो। कोई उस पर डिबेट नहीं, कोई किसी ने तर्क नहीं दिया, सब तैयार है। इसलिए बात कह देना बड़ा सरल है। अब एक बात जरूर यहाँ उठी है, 2 समस्याएं सबसे बड़ी हैं, एक महंगाई है और एक जो है बेरोजगारी है। ये बड़ा विषय है। ये 2 प्रकार का इसके अर्थ है, उत्तर है। पहला उत्तर ये है, यदि विपक्ष इस मामले में बोलेगा तो ये समस्या के रूप में क्रिएट करेगा, वो कहेगा ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन शासन पक्ष, आप कर्नाटक में कांग्रेस का शासन, वहां जाके बात करिए, शासन पक्ष का यही जवाब आएगा जो मैं कह रहा हूं। शासन पक्ष का कहना है कि हम क्रिएटिविटी को बड़ा नहीं बनाना चाहते, हम समाधान कैसे निकालेंगे ये बताना चाहते हैं। तो दोनों चीजें ऐसी है, महंगाई और भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। इसका समाधान देने की बातें हो सकती हैं, उस पर डिबेट करने की बातें नहीं हो सकती, उसका जवाब देने की बातें नहीं, क्योंकि जवाबदेही सरकार की है रोजगार उपलब्ध कराना। और रोजगार उपलब्ध कराने का अभिप्राय क्या है? आप बहुत साफ शब्दों में मानिए कि देश के जो शिक्षण संस्थान हैं, यदि वो नीट की परीक्षा देते हैं तब भी पर्चे लीक करने वाला गिरोह शामिल हो जाता है। वो कॉलेजेज हैं तो 3 साल की सर्टिफिकेट एक बार में मिल जाती हैं। शिक्षण संस्थाओं में नकारा लोग पढ़ करके जो बाहर आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, अदरवाइज कैंपस सिलेक्शन होता है। इसलिए जो नकारा लोगों का शोर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिसमें कैपेसिटी है, एक मैंने टीवी पर एक सुन रहा था तो उसने कहा
कि केवल रोजगार के लिए बेरोजगारी की वो लोग बात करते हैं जो सरकारी सर्विस में जाना चाहते हैं, बाकी सामान्यतया प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले व्यक्तियों को, क्योंकि जब हम अपने चैनल पर रखने के लिए योग्यता देखते हैं तो नकारा लोगों को कोई भी सरकारी संस्थान के अलावा नहीं रख सकता, इसलिए ये सारा शोर होता है। देखो सही कहा आपने कि ये शोर है ये नक्कार खाने में तूती की तरह है, लेकिन यदि इसको हवा दे दी जाती है तो इसकी आवाज बढ़ जाती है। लेकिन ये इन मुद्दों के अलावा जिस विषय पर हमारी चर्चा शुरू हुई है, संविधान को लेकर के, आपातकाल को लेकर के, तमाम तरह की चीजें, आपने बहुत कुछ अच्छा विश्लेषण किया सभी विषयों को लेकर के, लेकिन उसमें उन सब चीजों में जो बात सामने आ रही है कि वास्तव में देश की जनता क्या यही अपेक्षा कर रही है कि सदन में यही चर्चा हो, राष्ट्रपति आए और वो आपातकाल की चर्चा करें, जब विधानसभा के अध्यक्ष पहली बार आसंदी पर बैठे तो वो आपातकाल की चर्चा करें, और ये जो तमाम तरह की चीजें ये निकल के सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, देखिए जी बोलिए बोलिए। बोलना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, वकील जी का फिर उल्लेख कर रहा हूँ, वकील जी इस बात को जानते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति भवन में नहीं बनता। वो हमेशा मुख्य प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जाता है या प्रधानमंत्री जी यानी सरकार के कैबिनेट से पास करके देती है, उसको वो बोलते हैं। इसलिए इसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहने के साथ साथ ये कहिए कि सरकार ने पिछले समय में क्या किया, किस प्रकार के उनके सामने समस्याएं आ रही हैं और किस प्रकार का वो निदान करना चाहता है, इन तीन चीजों को मिलाकर के अभिभाषण बनता है। उन्हीं तीनों चीजों का इसमें समावेश है। आज राजनीतिक ताकतें इस प्रकार का वातावरण निर्मित कर रही है, इसलिए एक बड़ा अटैक हुआ है आपातकाल। और आप एक बात को मानिए, मैं वकील जी की बात से बिल्कुल सहमति व्यक्त करता हूं कि ये जो संविधान नाम का बहुत बड़ा हमारा जो देवतुल्य ग्रंथ है ना, वो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि कहाँ रखा रहता है। हम जो पत्रकार लोग हैं वो भी बहुत से मामलों में ऐसी चर्चाएं दे जाते हैं जिनके अंदर वो संविधान में होती ही नहीं है। इसलिए ये सामान्यतया नहीं है, ये केवल बड़े जो एडवोकेट्स हैं या जो संविधानविद हैं उन सबको मालूम है। मैं एक छोटा से उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, और वो ये कि एक मंत्री को, एक नेता को, यानी कि जनप्रतिनिधि को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। वो कहता है साहब ये मेरा विशेष अधिकार है। जब मैंने कोल सकदर की किताब पढ़ी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब वो प्रश्न लगाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करता है, उसमें यदि कोई बाधा डालता है तब उसका विशेष अधिकार प्रभावित होता है, बाकी वो सामान्य व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ तो टोल टैक्स पर विशेष अधिकार बताने लग जाते हैं, तो ये गलत व्याख्याएं हैं और गलत तरीके से चल रही है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि विशेष अधिकार, हालांकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी सदन के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, उनके विशेष अधिकारों का संरक्षण उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, ये भी तय किया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि विशेष अधिकार का हवाला तो टोल टैक्स पर भी दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे आपातकाल और इमरजेंसी को लेकर, कल एक और तस्वीर जो है वो सदन में देखने को मिली है सूरज जी। आपातकाल की जब बात हुई, विपक्ष की तरफ से शोर हुआ, विरोध होना उसका शुरू हुआ इमरजेंसी और आपातकाल को लेकर, लेकिन वो शोर सुनाई दिया सिर्फ कांग्रेस की तरफ से। बाकी जो विपक्षी दल थे वो अपनी सीट पर बैठे रहे और बाकी गलियारों से सिर्फ कांग्रेस के नेता जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। आज हमने सुबह जो तस्वीर देखी है आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया, तो वहां भी हमने ये देखा, विलक्षण जी आप ही के पास में आऊंगी ये सवाल लेकर, वहां भी हमने ये तस्वीर देखी कि वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता थे। कल हमने जो तस्वीर देखी वहां पर सिर्फ कांग्रेस थी, आज हमने जो तस्वीर देखी वहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी थी। कहने को तो इंडिया अलायंस एक है, लेकिन धरातल पर सबके एजेंडे अलग अलग हैं, सबके मुद्दे अलग अलग हैं। विलक्षण जी देखिए, यहाँ पर अगर इंडिया ब्लॉक की हम पूरी बात कर ले तो उनकी क्या इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और प्रोसीजर, उनकी स्ट्रैटेजी के लिए, उस पर कमेंट करना बहुत ही इररिलेवेंट हो जाएगा इस डिबेट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति चाहे वो लेकिन अगर कांग्रेस के ऊपर इमरजेंसी को लेकर सवाल उठते हैं तो फिर इसमें तो बाकी दल भी पिस जाएंगे सर, क्योंकि अलायंस है। देखिए, अलायंस है, लेकिन कांग्रेस कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है ये कहते हुए कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो क्या इसका जस्टिफिकेशन वो पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं? इसी के लिए आपकी बात बहुत रेलेवेंट बन जाती है कि जब अभिभाषण पे डिस्कशन कल शुरू होगा तब अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बड़े ही नेता विपक्ष के क्या अपनी स्ट्रैटेजी और क्या पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करते हैं देखने लायक होगा। एक चीज यहाँ पे देखना बहुत जरूरी पड़ जाती है कि हम कहते हैं कि आपातकाल वो स्थिति होती है जब लोकतंत्र में एक व्यक्ति की कही बात की हत्या की जाए, और ये होता है तब जब आपको रियलाइज किया जा सके कि मेरी इस देश के राजनीतिक सिस्टम में कोई भी पहचान या कोई भी प्रतिनिधित्व की चांसेस अपॉर्चुनिटी नहीं रह के गई है। विपक्ष कहता क्यों है कि ऐसा 10 साल तक लगातार अघोषित आपातकाल चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा इलेक्शन के द्वारा, प्रोसीजर के द्वारा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू चेंज कर दिया जाता है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए।
3 साल तक लगातार किसान लड़ते रहते हैं 3 फार्म लॉज के लिए और उनमें उनकी मृत्यु होती है पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद भी या उसमें जो भी इंटरनल डिटेल्स आती हैं, लेकिन उसको नहीं सुना जाता। सरकार जब जीएसटी की बात करती है तो स्टेट्स बैंकरप्ट होने की स्थिति पे आ जाते हैं क्योंकि उनको सेल्फ फंडेड या जो स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि हर राज्य जो 100 रुपए इनकम टैक्स में या अदर टैक्सेस में जनरेट करता है उनको उनका रिटर्न कितना मिलता है, सिर्फ 5, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में तो 5 रुपए मिलता है, 27 रुपए सिर्फ तमिलनाडु लेके जाते हैं। तो ये चीजों को क्यों एक तरीके से, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपातकालीन का डिस्कशन पार्लियामेंट में राष्ट्रपति द्वारा करना, क्या ये एक एक्सेप्टेबल कस्टम माना जाना चाहिए? क्योंकि पार्लियामेंट पूरी जब बात करी जाती है तो प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट करी जाती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ही जब, वैसे राइटली पॉइंट आउट सुरेश जी ने भी किया और बोकिल जी ने भी उस पर पूरा लेंस क्रिएट किया है। मेरी सरकार ने ये अचीवमेंट्स किए हैं, मैं अपनी सरकार से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, और हम लोग अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सिर्फ उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो क्या कहते हैं विपक्ष ने उठाया। अभी तो उनके द्वारा सजेशंस जो दिए गए द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, उसके ऊपर हमने अभी भी चर्चा शुरू नहीं करी। बिल्कुल, कल जब धन्यवाद प्रस्ताव आएगा तब धन्यवाद प्रस्ताव पर उन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से भी। उस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तमाम चीजें आएंगी, चाहे वो महिलाओं के मुद्दों की बात हो या रक्षा के मुद्दे की बात हो, विदेशी संबंधों की बात हो या जो उन्होंने किसानों की बात कही है, 3 चीजों पर जो फोकस करने की बात कही उस पर कल चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ आदित्य नारायण उपाध्याय जी, सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो वर्तमान की चर्चा है, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहती है 18वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के जनप्रतिनिधि? देखिए, ये बहुत, इस पर सीधे सीधे कमेंट करना अभी कठिन है क्योंकि नई जो सरकार है उसका पहला ही सत्र चालू हुआ है। तो किस दिशा में जाएगी, कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, ये तो भविष्य बताएगा। जहाँ तक सरकार का बात है, सरकार जिस तरीके से पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी, क्योंकि जो मूल सिद्धांत और लोगों के बदलते नहीं है, पार्टियों के भी नहीं बदलते, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी जो अपनी छवि लेकर के चलती है, अपनी कार्यशैली लेकर चलती है, उसकी मूल्य कार्यशैली में कोई अंतर आने वाला नहीं है। इसलिए सरकार जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी। लेकिन विपक्ष की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह हमेशा लगता है। जैसे आज के इसी करंट मुद्दे पे जो है, जब इमरजेंसी की बात होती है तो खुद जो है विपक्ष के कुछ लोग जो है उस मुद्दे के बारे में मौन हो जाते हैं, जबकि कांग्रेस उसका विरोध करती है उस बात को उठाने के लिए। उसकी वजह क्या है कि खुद मीसा भारती नाम से सांसद है ना, शायद है ना, मीसा भारती नाम से सांसद हैं, जिनके पिताजी लालू यादव जी खुद मीसा के टाइम पर जेल में रहे थे और उसी के स्मरण के तौर पर मीसा का नाम रख दिया गया था, मीसा। अब वो खुद जो है जिसका नाम ही मीसा के नाम पर है, वो मीसा बंदी पर क्या बोले, वो कैसे बोलेंगे? तो निश्चित तौर पर विपक्ष, अखिलेश जी ने भी ये बात कह दी, एक मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं, उन्होंने भी ये कहा कि मेरे भी पिताजी जेल में रहे थे, सही बात, और समाजवादी तो उनको कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, ये भाजपा वाले क्या दे रहे हैं? जिसने इंदिरा जी के शासन के दौरान जिन नेताओं ने संघर्ष किया था देश के लिए, वो सारे नेता, चाहे वो किसी भी दल में हो, वो उन दिनों को नहीं भूल सकते। आम जनता भी बहुत त्रस्त रही है उस दौरान। जो लोग आज जो है 50-60 साल के आसपास के हैं या उससे ऊपर के हैं, उन लोगों ने निश्चित तौर पे उनने उस समय होश संभाल चुके थे, तो उनने वो सारी चीजें अपने आंखों के आगे घटित होते देखी है। लेकिन बात इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ आखिरी में, कि जिस तरीके के लक्षण आपातकाल में होते हैं, यदि वो लक्षण आपको आज दिखाई दे तो उन पर निश्चित तौर पर उंगली उठेगी। और इसलिए कोशिश सरकार को ये करना चाहिए कि चूंकि ये लोकतंत्र है, और आपको वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं क्या आदित्य नारायण? मेरे को दिखने की बात नहीं है, जनता को क्या दिखाई देते हैं, जनता इंपोर्टेंट यानी है। आपको लग रहा है कि जनता को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? लोकतंत्र में जनता सब तय करती है। बीच में बोलने की गुस्ताखी कर रहा हूँ जी, जनता को बिल्कुल दिख रहे हैं, तभी ये स्थिति बनी कि नरेंद्र मोदी जी को बनारस लोकसभा में 2019 में जो वोट मिले थे, 2024 में 62,000 वोट कब मिले? बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आज की बात नहीं है, कुछ दिनों पहले मुझे एक सीनियर लीडर ने, जो भारतीय जनता पार्टी का ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा पार्टी के अंदर भी आपातकाल है। 2 लोग मिलकर के पार्टी की नीतियां और पार्टी को संचालित कर रहे हैं। जब पार्टी के अंदर भी आपातकाल है, बाहर के लोगों को पार्टी में शामिल
दिया जा रहा है। जो जी। समर्पित कार्यकर्ता है, ठीक है। जिनने अपनी जिंदगी होम कर दी, हाँ। उन लोगों को पूछा नहीं जा रहा। बाहर से दूसरे दलों से ठीक जिनके धुर विरोधी थे, हाँ। उन दलों के लोगों को शामिल करके उनको टिकट दे दिया जाता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, हाँ। जो हावी होने वाली बात है, बिल्कुल। हावी होकर शासन करना, हाँ। ये सब चीजें जो है निश्चित तौर पर दबाव देने का द्योतक है। इस पर विचार करना चाहिए सरकार को, और अच्छे से लोगों के हित में शासन ठीक है। करना चाहिए, ठीक है। समन्वय से काम करना बिल्कुल, चाहिए। और आप आप तो सभी से अनुरोध है, हाँ, क्योंकि समय। समय की सीमा है, हाँ। तो जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखें और 2 जी। लाइन में हो सके तो जी। अपना आंसर कंप्लीट कीजिए जी। ना। और जिस तरह से आदित्य नारायण जी ने अभी बताया, देखिए आपातकाल और इमरजेंसी को लेकर हम बात करें, लेकिन राधा वल्लभ जी बहुत सीधा सवाल संविधान को लेकर, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि बीच चुनाव से ही संविधान की बात उठाई गई, संविधान को खत्म करने की बात की गई, और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपातकाल और इमरजेंसी की बात इतने पुरजोर तरीके से उठाना, देखना होगा कि भविष्य में कितना आगे बढ़ती है। लेकिन क्या लग रहा है कि इमरजेंसी की बात करके क्या संविधान की बात को खत्म कर दिया जाएगा? संविधान का जो मुद्दा है वो कमजोर पड़ेगा इससे? जिसका मैंने पहले भी कहा था कि ये गलती भाजपा से पहले हो चुकी है। अभी कुछ प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब इस मुद्दे को ये सत्ता पक्ष, अभी जो केंद्र में सत्ता पक्ष है, ये जनता के बीच में लेके जाएगी कि आपको भ्रमित किया संविधान बदलने का। संविधान तो तब बदला गया था। हाँ। ठीक है। संविधान बदलने की बात को लेकर भ्रमित किया गया, जैसा कि राधा वल्लभ शारदा जी ने कहा कि वो भ्रम था, और भ्रम, हालांकि जनता इतनी नासमझ नहीं है, और वो समझती कि वास्तव में देश की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जानी चाहिए, जनता ही तय करती है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। लेकिन अजय वकील जी, आपसे चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया में, जो बात हो रही है मीसाबंदियों को लेकर के, कि मीसाबंदियों को संघर्ष अब पाठ्यक्रम में शामिल होगा। हमने जब विक्रम यूनिवर्सिटी की बात देखी, जब उन्होंने एक शब्दांश को बदला कि जो जीता वही सिकंदर, उन्होंने सिकंदर हटा दिया, क्योंकि सिकंदर भारत में जीता नहीं था, हारा था। तो उन्होंने उसको किया है कि जो जीता वही विक्रमादित्य। तो वो एक सीख देने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए उसमें बदलाव किया गया। लेकिन मीसाबंदियों के संघर्ष की कहानी उन विद्यार्थियों को, उन नौनिहालों को क्या संदेश देगी, उनके भविष्य को गढ़ने में कैसे कामयाब हो पाएंगी? देखिए, इतिहास को आप चाहे जैसा मरोड़ सकते हैं, तो वो अलग बात है, तो जी। तोड़ मरोड़ सकते हैं। आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी सरकार है। लेकिन सवाल ये कि मीसाबंदी का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। ये बात सही है कि 19 महीने के अंदर लाखों लोग जेल के अंदर थे, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, उनके परिवारों ने बहुत कष्ट उठाए, ये बात भी सही है जी। लेकिन सवाल ये है कि अब आप उसको कितना आखिर भुनाएंगे, यही बड़ा सवाल है। ये मुद्दा शुद्ध रूप से राजनीतिक है। अगर इससे कोई राजनीतिक आगे लाभ मिल सकता हो बीजेपी को या और किसी पार्टी को, तो ये चलेगा। लेकिन अभी मुझे केवल जो इसमें एक चीज नजर आ रही है वो ये है कि ये काउंटर अटैक है संविधान वाले मुद्दे का। इसको जितना खींच पाएंगे उससे ज्यादा आगे जगह नए इश्यूज आ जाएंगे सामने, तो ये अपने आप ही मामला जो है डाइल्यूट हो जाएगा। आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक ये मुद्दा चलेगा? आपको क्या लगता है जब वकील जी? मुझे नहीं लगता। ठीक है, विधानसभा चुनाव से पहले ही ये मुद्दा उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जितनी इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा रामानंद जी। इस पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी, और चाहूंगी कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, क्योंकि समय की सीमा है। लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ ये राजनीतिक अटैक है या फिर कोई और स्ट्रेटेजी बीजेपी इसके पीछे बना रही है? क्योंकि देखिए, आपातकाल की बात की जा रही है, पर शुरुआत में ही सुरेश जी ने जैसे कहा था कि 8-10 दिन में ये जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। पर सूरज जी ने अभी देखिए कहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लोकसभा से चुनाव से जुड़ी हुई है और विधानसभा चुनाव तक पहुंची है। आपातकाल का मुद्दा वहां तक पहुंचेगा, संविधान का मुद्दा वहां तक पहुंचेगा क्या? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं खिंचेगा, क्योंकि इसकी 50वीं वर्षगांठ थी अभी जिसको ये मुद्दा लेके आए। और संविधान बदलने की बात जो कांग्रेस राहुल गांधी कर रहे थे, तो उसको ये साबित किए कि भाई संविधान की चीजों को हम बदलेंगे। छोटा सा संशोधन चाहता हूं कि आप स्पष्ट करें कि ये आपातकाल की वर्षगांठ है, आपातकाल की बरसी? वर्षी ही करना चाहिए, वर्षी है, वर्षगांठ नहीं कह सकते। लेकिन मीसाबंदियों के नाम से जो लोग पेंशन ले रहे हैं, उस समय देखा जाए तो आज मंत्री हैं, विधायक हैं, फिर भी वो मीसाबंदी की पेंशन ले रहे हैं। तो कुछ चीजों को मंत्रियों को भी, और जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पेंशन, ये लागू करना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए कि जिससे उनके ऊपर ज्यादा अधिभार न पड़े। ठीक है जी। जैसा कि आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचे, और सदन में भी जनता के हितों की ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, सदन में जनता के हितों के लिए बात होनी चाहिए। शारदा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है, 30 सेकंड में एक सेकंड में खत्म करता हूँ। हिजाब का मुद्दा फिर उठ गया है। संविधान में कहीं हिजाब शब्द है क्या? तो ये
ऐसी चीजें बार बार उठेंगी, ये आप मुंबई हाईकोर्ट का देखेंगे। फैसला है कॉलेज के लिए। एक कॉलेज की छात्राओं ने जब याचिका लगाई थी तो मुंबई हाईकोर्ट ने एक कॉलेज के लिए वो फैसला दिया है कि वो उसमें न्याय के हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसमें न्याय आया ना बीच में, न्यायाधीश ने यही फैसला दिया है ना। जी हाँ। जी तो 2 मिनट जी कि संविधान वाला मुद्दा आखिर उठाया किसने? ये तो बीजेपी के सांसदों ने उठाया सबसे पहले। कांग्रेस के ठीक है। दिमाग में नहीं आई थी बात। अयोध्या में भी वो कहा इन गया था लोगों कि की मूर्खता की वजह संविधान से इशू बन पाया है। बिल्कुल, और वो बात दिमाग में डाली गई तब जाकर के मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा क्षेत्र में जब प्रचार के लिए राहुल गांधी आते हैं तो वहां पहली बार वो संविधान की प्रति गई पुस्तक के रूप में दिखाते हैं और वहां से वो प्रचार शुरू हो जाता है। लेकिन हालांकि बात हो रही है आपातकाल की, बात हो रही है संविधान की सुरक्षा की बात की जा रही है। चुनाव में प्रचार किया गया कि संविधान खतरे में है। क्या वास्तव में संविधान खतरे में है? उस देश में जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या उस देश में संविधान खतरे में हो सकता है या फिर ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए होती हैं? जनता समझदार है, सबको समझती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। इसलिए आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। अजय वकील जी आपका बहुत धन्यवाद, अतनान उपाध्याय जी आपका धन्यवाद, सुरेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विलक्षण सक्सेना जी आपका बहुत धन्यवाद, राधा वल्लभ शारदा जी आपका धन्यवाद, रामानंद द्विवेदी जी आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है संविधान की आपातकाल की। देखना होगा कि यदि सियासी मुद्दा है तो कब तक चलेगा या फिर वास्तव में मीसाबंदियों के संघर्ष को याद करके उन दिनों का स्मरण किया जा रहा है और उन स्मरण पटलों पर पानी डालने की कोशिश है। ये स्पष्ट हो जाएगा बहुत जल्द। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।